इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से खत्म की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट किए थे। इस बार हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और उससे रिलेटेड फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास और अगर हम सही एग्जैक्ट भाषा में बोले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें हम एंगल C के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये हमारा एंगल कितना है, थीटा। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करके और उसके साथ फिर मैं जोड़ दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए सब कुछ और समझ भी आ जाए। इसके साथ वाला क्या था, बेस। ओके, यहां आपका 90 डिग्री था, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूज था और एंगल के सामने वाला हमारा क्या था, परपेंडिकुलर। ओके, अब इसके साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू था सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा था कर्ली ब्राउन हेयर और टेन थीटा था हमारा टू प्रोड्यूस ब्यूटी। ओके, आई थिंक पूरा रिकैप हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा आप लोगों का। तो अब हम आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे यूज होगा और उसका क्या क्या रोल रहेगा। जैसे मान लीजिए ये जो C पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये आपका बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट, बिल्डिंग, पेड़, कुछ भी हो सकता है वो चीज, बिल्डिंग, पेड़, टावर, ट्री, एनीथिंग। और ये आपका है टॉप पॉइंट। ओके, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप इस टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से स्टॉप पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये जो आपका जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो जाएगा, साइट लाइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये दोनों ही नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। अब ये जो आपका B से लेकर C तक जो कि बेस था ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, या कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टावर हो सकता है, ट्री हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपका परपेंडिकुलर था यहां से लेकर यहां तक जो आपका परपेंडिकुलर था ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट, ओके, हाइट ऑफ ट्री, बिल्डिंग, एनीथिंग एल्स जो भी आपका यूज होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री पूरी यूज हो गई। तो हम क्या पता कर सकते हैं, या तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे आदमी खड़ा है जहां से बिल्डिंग को देख रहा है, या फिर हम बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, अब जिस थीटा से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे अगर एक आदमी खड़ा है तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो जाएगी, उसकी आई हो जाएगी। आंखों से हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ गई। जैसे जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से या ऑब्जर्वेशन जहां से वो देख रहा है वहां से जो टॉप पॉइंट, बिल्डिंग के टॉप की जो दूरी है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते थे, यहां पे हम उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे क्योंकि वहीं उसकी नजर जा रही है। और C से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बिल्डिंग के जो पॉइंट है, बिल्डिंग का जो बॉटम पॉइंट है वहां वाला हमको क्या बोलेंगे, उसको डिस्टेंस।
और जो बी है आपका, बी से ए तक आपका क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था हमारे लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री में, वो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर। और ये जो थीटा जिस एंगल से वो देख रहा है उससे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये चीज तो ये होगी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका जो ऑब्जर्वर पॉइंट है, या जो बंदा आपको देख रहा है, ऑब्जर्वर है, अगर वो किसी हाइट पर बैठा है, इस पॉइंट पर बैठा है, तो क्या होगा कि वो किसी नीचे में रखी हुई चीज को देख रहा है। आपका जो ऑब्जर्वर पॉइंट है वो इस केस में क्या था, ऑब्जर्वर पॉइंट नीचे था और जो चीज को वो देख रहा था यानी बिल्डिंग की टॉप वो ऊपर थी। पर इस वाले केस में जस्ट उल्टा है कि ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्वर पॉइंट है वो आपका क्या है, ऊपर की तरफ है, वो ऊपर बैठा है और वो किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई नीचे रखी हुई चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी नीचे रखे हुए पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस केस में आपका क्या होगा, आपका एंगल वापस, आपका ट्रायंगल आपका वही वापस बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, जो कि तो क्या बना, ए बी सी, और वो बी एंगल पे क्या है 90 डिग्री है और सी पे वो क्या है थीटा, जो एंगल वो बना रहा है, जिस एंगल से वो देख रहा है। तो एंगल का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, जो कि बनेगी लाइन ऑफ साइट, और B आपका क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो B से लेके A का डिस्टेंस जो होगा वो होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। असल में क्या होगा, जैसे ही आप इसको देखेंगे, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ, जैसे मान लीजिए D दे देता हूं, ओके, तो ये ABCD क्या है, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसीलिए यहां पे जो मैंने हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है HOB, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो ये होगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड है जो AB, वो भी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी। और इसी तरह से BC जो है वो आपका, वो क्या है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है किस किस के बीच का, ऑब्जर्वर पॉइंट का और ऑब्जर्वर का, डिस्टेंस है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, बराबर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर दिख रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइंस, यानी BC जो है वो AD का पैरेलल है और जो आपकी AC है वो एक ट्रांसवर्स की तरह काम कर रही है। तो एंगल आपका BCA जो होगा वो बराबर होगा किसका, CAD के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। आई होप इतना आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार मैं साइड में रखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन चीज को जब आप क्वेश्चंस में करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फुल स्टॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसने कहा है कि एक पॉइंट है जो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, कहां है, ग्राउंड पे। वहां से जब आपका टॉप ऑफ द टावर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 30 डिग्री, यानी आपको थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा यहां दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है यानी BC जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 30, और साथ ही साथ आपने मान लिया कि उसकी हाइट जो है वो लेट हाइट इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग है वो आपने मान लिया h। अब जो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने देखी है, जो मैंने फील की है, वो ये होती है कि बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम साइन थीटा यूज करें, कॉस थीटा यूज करें या फिर टेन थीटा यूज करें। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या फिर टेन यूज करना है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे एक तो हाइट दी हुई है और मेरे को क्या, सॉरी, हाइट पूछी हुई है और साथ में मेरी बेस की बात हो रही है। तो अब मेरे को ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना है जिसमें दोनों आते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है सम पीपल है, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो मुझसे पूछा है पर साथ में हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ नहीं है और ना ही मुझसे पूछा है, ना मुझे दिया हुआ है और ना मुझसे पूछा है, यानी साइन थीटा तो मैं यूज
नहीं कर सकता। नेक्स्ट है cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बेस तो है मेरे पास 30 मीटर, पर बात वापस वही आ गई हाइपोटेन्यूज, ना वो मुझे दिया है और ना मुझसे पूछा है। नेक्स्ट मेरी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो मेरा tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, टू प्रोड्यूस ब्यूटी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मुझसे पूछा है और बेस मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा, tan थीटा यूज करूंगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं। तो सॉरी थीटा नहीं लगाया मैंने, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री, तो आप रखेंगे tan 30। परपेंडिकुलर आपसे पूछा है जो कि हमने लेट माना है h, और बेस आपको दिया है 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। जब हमने उसको सॉर्ट आउट किया और सॉल्व किया तो यहां से मुझे h की वैल्यू क्या मिल गई, 30/√3। ओके, यानी मेरी हाइट क्या हो गई, 30/√3। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने वाला हूं। मैं यहाँ पे tan थीटा यूज करने वाला हूं। ये मुझे कैसे पता लगा, जो चीज मुझसे पूछी गई है और जो चीज मुझे दी गई है उन दोनों के हिसाब से मैं क्या करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करता हूं। यहाँ मैंने tan थीटा यूज किया जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे पूछा गया है और बेस मुझे दिया गया है। tan 30 इक्वल टू h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल थी वहां से ली है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैंने पिछले जो कुछ लेक्चर्स हैं उसमें पूरा अच्छे से समझाया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है उसे रटना नहीं है, उसे बनाना है। अगर आप चाहें तो वो पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको, सॉरी जो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 1/√3 रखा, जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया h इज इक्वल टू 30/√3, यानी हाइट आपकी वैल्यू क्या आई, 30/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। जो आपको टावर की हाइट दे रखी है वो दे रखी है 100√3, जो मैंने डायग्राम भी बना रखा है। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 100√3। नेक्स्ट आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है जो कि हमने यहाँ थीटा से डिनोट किया है, हमने लेट उससे थीटा मान लिया। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ इट स्टॉप फ्रॉम इट पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो आपको जो ऑब्जर्वर पॉइंट है वो आपके जो टावर का फुट है उससे दूरी कितनी है, 100 मीटर, यानी आपको बेस दिया हुआ है 100 मीटर। तो आपको BC कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। और इसी तरीके से आपको AB दिया हुआ है 100√3। ओके, अब वही चीज कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एंगल के साथ वाला बेस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज लूंगा, और वैसी बात है tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan थीटा, या फिर tan C भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि C पॉइंट पे ले रहा हूं। तो tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। ओके, तो tan C इक्वल टू AB की वैल्यू है मेरी 100√3, AB की वैल्यू है मेरी 100√3 एंड BC की वैल्यू है मेरी 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको tan C क्या मिलेगा, ओनली √3। मैं फिर वही बात कहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल था एंगल्स की वैल्यू थी उसमें जाएंगे, वहां से हमें पता लगेगा कि √3 किसकी वैल्यू है। √3 किसकी वैल्यू है, √3 वैल्यू है tan 60 की। तो आप क्या करेंगे, यहां तो लिखेंगे tan C और √3 की जगह आप लिख सकते हैं tan 60। ओके, गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे 10 से 10 को काट देते हैं, C की वैल्यू 60 बता देते हैं। नहीं, नॉर्मली दिस एम्प्लॉइज का साइन लगाइए या लिखिए और C इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
The string of a kite is 100 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite assuming that there is no slack in the string. उसने क्या कहा है? The string of the kite is 100 meter long. जिस धागे से पतंग उड़ाई जा रही है उसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर, यानी OB की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 100 मीटर। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है? जो ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इस जगह पे आपको जो BO है, PO आपको कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और आपसे हाइट पूछी गई है। हाइट जो है आपसे पूछी गई है, हाइट यानी AB जो है आपसे पूछी गई है। ओके, फिर वही क्वेश्चन और वही बात जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार उठती है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। तो मैंने आपसे कहा था कि जो चीज पूछी गई है और जो चीज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा होता है सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर आपसे पूछा है और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, यानी आप कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? साइन थीटा। तो जब आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो थीटा के साथ वाला बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल A 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका है BA अपॉन BO। और चलिए वैल्यू सारी पुट करते हैं। साइन थीटा यानी साइन 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 60, इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BA की वैल्यू आपकी निकालनी है और हमने यहां पे उसको एज्यूम किया है H अपॉन, और BO की वैल्यू क्या है? BO है आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, BO आपका हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू है 100। साइन 60 इक्वल टू H अपॉन 100, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी मैं यहां क्या पुट करूंगा? दिस एम्प्लॉयज √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू H अपॉन 100। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे H की वैल्यू मिलेगी, H इज इक्वल टू 100√3 अपॉन 2। नॉर्मल हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 से काटेंगे तो 50, तो H की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 50√3। यहां पे क्लास में लाइन दी गई है, assuming that there is no slack in the string, मतलब जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसमें कोई भी झुकाव नहीं है, कोई ढील नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा उसने मानने के लिए कहा है। इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, एक बार क्वेश्चन रिवाइज करें। स्ट्रिंग की लेंथ आपको 100 मीटर दे रखी है, हाइट आपसे पूछी है, एंगल जो वो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ बना रही है वो है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल बेस के साथ, और हाइपोटेन्यूज आपको 100 दे रखी है। तो BO की वैल्यू आपकी 100 जो कि आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं यहां पे लिख दूं हाइपोटेन्यूज, ओके, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। नेक्स्ट हाइट आपसे पूछी है जो कि यहाँ पे AB है। हमने साइन थीटा यूज करा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर मुझसे पूछा गया है और हाइपोटेन्यूज मुझे दिया हुआ है, यानी BA अपॉन OB या फिर BO। साइन 60 इक्वल टू H अपॉन 100, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, P की वैल्यू आपने H मानी है और हाइपोटेन्यूज आपका 100 दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल टू H अपॉन 100। यहां से हमने कैलकुलेशन करी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H की वैल्यू मुझे मिली 50√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied to the ground। एक रस्सी है जो पोल के टॉप पे बांधी हुई है, वहां से खींचकर उसे ग्राउंड पे बांधा गया है। ओके, तो ये क्या शेप बन गया? एक ट्रायंगल जैसा शेप बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा। आगे क्या बोल रखा है? द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है आपको, ये कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। हम फिर से इस थीटा की बात करेंगे,
क्योंकि जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपकी रस्सी है, या फिर जो हम कह सकते हैं रोप इन्होंने यूज करी है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा यहां पे बनाएगी, तो इसके साथ वाला क्या होगा, बेस, ओके, और इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, PER, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला होगा आपका, 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, ओके। तो आगे क्या दिया हुआ, आगे पढ़ते हैं हम। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी आपको थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। जो आपका आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट, वो यहां पे रस्सी पे चल रहा है, ओके। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है कि वो यहां से O से शुरू होकर A पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज है OA, जो कि आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, AB, और ये आपको दिया हुआ है 12 मीटर, ओके। वापस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, यानी मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेन्यूज है आपका OB, सॉरी OA, ओके। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज से O है। तो साइन थीटा, यानी थीटा आपको दे रखा है 30, यानी मैं यहां क्या लिखूंगा, साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, ओके। हाइपोटेन्यूज की आपको निकालनी है, तो मैं उससे सपोज h ही मान लेता हूं, ओके। तो अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। पिछले लेक्चर्स में मैंने टेबल बनाना सिखाया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद आती जाएगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली टेबल्स की के अंदर से वैल्यूज दिमाग में याद आने लग जाएंगी, ओके। तो ये पे क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 12/h। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, h इज इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी 24 मीटर। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, इसके बाद हम कुछ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। From a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अगर आप फुट ऑफ द टावर से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है, 40 मीटर, और उस टावर के टॉप पे जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ओके। यहां तक क्वेश्चन ये कह रहा है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप से भी ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है, और उस टॉप से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लेता हूं तो कितना आता है, 45 डिग्री। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है, और साथ में डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ ऑफ द टैंक का मतलब उस पानी की जो टंकी है वो कितनी गहरी है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, बेस दिया हुआ है और साथ में आपको हाइट निकालने के लिए पूछा है, तो सिंपल सा पता लग रहा है कौन सा यूज करना है, tan थीटा यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दी हुई है, बेस दी हुई है, बेस यानी AB दिया हुआ है, दोनों ही ट्रायंगल की बेस कॉमन है जो कि आपको 40 दिया हुआ है। अगर मैं इन ट्रायंगल AB और D की बात करूं, ABD की बात करूं, तो tan 45 इक्वल टू tan थीटा था क्या आपका, टू प्रोड्यूस ब्यूटी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ABD के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला यानी BD अपॉन बेस होगा थीटा के साथ वाला यानी AB। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी और BD की वैल्यू होगी आपकी H प्लस H, यानी कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और AB की वैल्यू आपकी है 40। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको H प्लस H की वैल्यू मिल जाएगी 40 मीटर, ओके। नाउ अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ABC। इन ट्रायंगल
ABC आपका थीटा कितना दे रखा है, ABC में थीटा दे रखा है 30 डिग्री, यानी हम यहाँ पे डालेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है BC अपॉन, और बेस आपकी सेम है AB। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू 1/√3, ओके 1/√3, और BC की वैल्यू है आपकी कैपिटल H और AB की वैल्यू है आपकी 40, यानी यहां से आपको H की वैल्यू क्या मिलेगी, H की वैल्यू मिलेगी 40/√3, ओके। नेक्स्ट आपके पास H की वैल्यू है, और जब आप इस H को इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पे आपके पास कैपिटल H प्लस स्मॉल h की वैल्यू थी 40, तो आपको इस वाली सॉल्यूशन से क्या मिला है, कैपिटल H मिला है 40/√3। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, छोटी वाली जो h है, छोटा वाला जो h है स्मॉल h, वो मैं निकाल सकता हूं। तो h प्लस h यानी कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू 40, और यहां से मैंने कैपिटल H की वैल्यू निकाली है 40/√3 प्लस h इज इक्वल टू 40। इस तरफ प्लस में है, उस तरफ सेंड करूंगा तो माइनस में हो जाएगा। दिस एम्प्लॉयज स्मॉल h इज इक्वल टू 40 माइनस 40/√3। एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 40√3 माइनस 40/√3। ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल h की, और कैपिटल H की वैल्यू आपकी क्या है 40/√3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक PQ एक टावर है, उसका टॉप पॉइंट है Q, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड पे एक पॉइंट है X, उससे क्या है 60 डिग्री। एट द पॉइंट Y जो कि है 40 मीटर वर्टिकली अबव X, 40 मीटर वर्टिकली अबव, अगर X से 40 मीटर वर्टिकली अबव हम जाते हैं तो एक पॉइंट आता है Y, और XY की दूरी कितनी दे रखी है 40 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। अगर इस पॉइंट को मैं देखता हूं Q से, या फिर Q से अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने की कोशिश करता हूं तो वो 45 आ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ, तो मुझसे T जो टावर की हाइट है PQ वो पूछी गई है, और डिस्टेंस जो है वो मेरा XQ भी साथ में पूछा गया, यानी मेरा X और Q भी पूछा गया। अब मैं आपको बता दूं कि XYRP, आप वापस बोलता हूं एक बार ताकि आप डायग्राम पे देखें। XYRP एक रेक्टेंगल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, यहाँ पे XYRP एक रेक्टेंगल है। तो अगर मेरा XY 40 डिग्री है, सॉरी XY अगर मेरा 40 मीटर है, तो उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है RP वो भी क्या होगी 40 ही होगी। इसी तरीके से मैं PQ को दो भाग में तोड़कर कैसे लिख सकता हूं, एक तो RP 40 मीटर और साथ में RQ को X मान लेता हूं लेट करके। इसी तरीके से अगर आपको एक चीज और दिखाना चाहूं तो जो YR है वो क्या है, वो भी अपोजिट साइड है किसकी, XP का, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी ये वाली जो होगी ये भी इसके बराबर होगी। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। तो YR भी आपका किसका हो जाएगा, XP के बराबर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लेंगे इन ट्रायंगल QRY। यहां पे ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके, ये एंगल्स हैं जो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल R और एंगल P दोनों क्या है 90 डिग्री है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी मेरी हाइट की बात पूछी गई है और बेस मुझे चाहिए। बेस क्यों चाहिए मुझे, ऐसा क्यों समझ में आया, क्योंकि जैसे ही मुझे हाइट चाहिए तो ये वाली बेस में यूज कर सकता हूं इस बड़े वाले ट्रायंगल में। XPQ पे निकालने के लिए मैं बेस यूज कर सकता हूं। तो इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में YR है, तो वो मुझे निकल सकती है मेरी QYR ट्रायंगल को सॉल्व करने पे।
तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, और मैं यूज क्या कर रहा हूं, बेस और साथ में परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली बात है मेरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, tan थीटा। tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के जस्ट सामने वाला तो परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला मेरा बेस यानी आर बाय मेरा क्या हो जाएगा, बेस। ओके, यहां तक आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। और थीटा मुझे क्या दे रखा है, 45। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। tan 45 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू है मेरी x अपॉन, और मैं बाय आर की वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको नॉर्मली बाय आर ही लिख देता हूं। tan 45 आपका क्या होता है, tan 45 होता है 1, यानी 1 is equal to x upon yr. This implies yr is equal to x. ओके, अब यहीं से मैंने आपको इसीलिए पहले समझाया था कि मेरा x y r p एक रेक्टेंगल है, तो y r जो है वो बराबर होगा x p के, यानी y r मेरा बराबर होगा x p के। तो इसी से मुझे क्या पता लगता है कि मेरी x p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x मीटर। ओके, जो मेरा लाइन है xp उसकी वैल्यू भी हो जाएगी x मीटर। अब मैं आता हूं बड़े वाले ट्रायंगल में। मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, x q p। इन ट्रायंगल x q p। ओके, यहां पे भी मुझे बेस मेरे को मिल चुकी है x मीटर, और मेरे पास परपेंडिकुलर है साथ में ये पूरा QP। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, ऑब्वियसली बात है tan थीटा, यानी tan 60 इक्वल टू QP अपॉन XP। QP अपॉन XP, क्योंकि 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और 60 के साथ वाला बेस। ओके, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, और QP की वैल्यू क्या है आपके पास, QP की वैल्यू है x प्लस 40। QP की वैल्यू x प्लस 40, और अपॉन है आपके पास XP, अपॉन है आपके पास XP, जिसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी x। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहां से। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, सॉरी √3x इज इक्वल टू x प्लस 40, जिसको जब मैं सब्स्टिट्यूट शफलिंग करूंगा, रिशफलिंग, तो हो जाएगा √3x, सॉरी इट्स √3x माइनस x इज इक्वल टू 40, और यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40 अपॉन √3 माइनस 1। इस केस में मैं डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ूंगा यहां पे, क्योंकि मुझे अभी फर्दर कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं यहां पे छोड़ दूंगा तो क्वेश्चन आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं इसका क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 प्लस 1 से अपॉन √3 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40 √3 प्लस 40 अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी अपॉन 2 आ जाएगा। क्या बनेगा सिस्टम, 40 √3 प्लस 40 अपॉन 2। इसका फाइनलाइज जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54.64 सेंटीमीटर। सॉरी, या मीटर में दे रखा है, हम डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे, मीटर में, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आपको सामने दिखेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप QP निकाल सकते हैं। QP निकालेंगे आप तो QP कैसे, क्या निकलेगा आपका, QP इक्वल टू x प्लस
40, x प्लस 40, x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 54.64 प्लस 40, 54.64 प्लस 40 यानी वैल्यू आपकी निकलेगी 94.64। ओके, अभी हमने PQ निकाला है। ओके, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद मैंने PQ निकाला सम करके, अब मैं निकालूंगा XQ। XQ क्या है? XQ है आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ट्रायंगल। देखो कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, XQP ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जिसमें जो आपका XQ है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज से पूछा गया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक साथ किस में आता है? बिल्कुल सही, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है PQ अपॉन XQ। थीटा की वैल्यू आपके पास है यानी साइन 60 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू आपके पास है 94.64 जो आप निकाल चुके हैं, और XQ आपको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे √3/2 इज इक्वल टू 94.64 अपॉन XQ, यहां से आपको XQ जो है वो मिलेगा 109.3 मीटर। ओके, मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने की है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया है QYR। ओके, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया है QYR जिसमें tan 45 अप्लाई किया है मैंने। tan थीटा इक्वल टू QR अपॉन RY, QR अपॉन RY। यहां पे मैंने tan 45 की वैल्यू होती है 1 और QR की वैल्यू है x। तो यहां से मेरे को YR क्या मिल गया? YR मिल गया x मीटर। ओके, नाउ जैसे कि मैंने पहले कहा था XYRP आपका क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो YR जो होगा वो बराबर होगा XP के। ओके, तो इसीलिए मेरा XP भी क्या हो गया? x मीटर आ गया। अब मैं ट्रायंगल में गया XQP। ओके, जहां पे मैंने वापस tan थीटा लगाया तो tan 60 इक्वल टू QP अपॉन XP, QP हाइट अपॉन XP बेस। ओके, तो मेरी tan 60 की वैल्यू होती है √3, QP की वैल्यू थी मेरी 40 प्लस x। ओके, ये 40 कहां से आया? क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं XYRP आपका रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होगी। ये आपको 40 दे रखा है, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 40 हो जाएगी, तो आपकी PR की वैल्यू क्या होगी? 40, और RQ को आपने x माना है, तो आपकी PQ टोटल क्या हो गया? 40 प्लस x, जो कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रखा है, और अपॉन है XP। XP की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी x। जब मैंने इसको पूरा सॉर्ट आउट किया, कैलकुलेट किया, तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिली? 54.64 मीटर। मुझे x की वैल्यू मिल गई 54.64 मीटर, और मुझसे पूछा था PQ, तो 40 प्लस x यानी 40 प्लस 54.64, तो मेरा आंसर क्या आया? 94.64। PQ की वैल्यू आई 94.64। अब मुझे बाद में वापस द डिस्टेंस XQ पूछा गया है, तो XQ जो है वो मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज और साथ में परपेंडिकुलर यूज हो रहा वो है साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा इक्वल टू PQ अपॉन XQ लिखा, साइन थीटा इक्वल टू PQ अपॉन XQ। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है मेरा PQ और हाइपोटेन्यूज है XQ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थीटा मुझे 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 इज इक्वल टू 94.64। PQ की वैल्यू मैंने पहले निकाली थी और XQ मैंने नीचे रख रखा है क्योंकि मुझे वो निकालना है। ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 94.64 अपॉन XQ। जब मैंने इसको सॉर्ट आउट किया तो मेरा आंसर आया 103.3 मीटर, 109.3 मीटर, जो कि आपका फाइनल पूछा गया है डिस्टेंस XQ। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगर आपको कुछ चीजें डाउटफुल हो रही है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को आप थोड़ा आगे पीछे करके समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने दो तरह के एंगल स्टार्टिंग में पढ़े थे, एक था एंगल ऑफ एलिवेशन और एक था एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन था, और ऊपर से अगर कोई एंगल बनाया जा रहा है टॉप वाले हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, यानी टॉप वाले हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके, तो from the top of a hill the angle of elevation of 2 consecutive kilometers stone due east are found to be 30 and 45। मतलब इस चीज के ईस्ट की तरफ हम जब जा रहे हैं तो दो कंसेक्यूटिव स्टोन्स की बात की गई है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मैं 4 बोलूं तो 4 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, बाद में 5, 5 का कंसेक्यूटिव 6, और अगर मैं कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स बोलता हूं तो क्या होगा 4, 5 एंड 6। मतलब अगर मैं 4 की बात कर देता हूं, ओके, तो कंसेक्यूटिव क्या होगा 5। अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव बोल देता हूं तो 4, 5, 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4, 4 + 1, 4 + 2। ओके, तो यहां पे मुझे जो डिस्टेंस है फुट का, फुट से फर्स्ट स्टोन का जो डिफरेंस है, यानी पहला स्टोन मैंने कहा रखा है सी पे और दूसरा स्टोन रख रखा है डी पे, तो जो पहला डिस्टेंस है, पहले जो स्टोन का फुट से डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x, क्योंकि मुझे दिया हुआ नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आपसे क्या पूछा है, हाइट भी पूछी है हिल की, तो मैंने उसको मान लिया लेट h किलोमीटर, हाइट h किलोमीटर मान लिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 4 है तो मैं इसको 4 + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके पास वाला है। कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट एक कदम आगे। तो अगर मैं ये x किलोमीटर है तो इससे एक कदम आगे वाले को क्या लिखूंगा x + 1, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 1। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं ओनली, कि एक कदम आगे बढ़ गया मैं, तो उसको मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया। समझ में आया आई थिंक आपको। जैसे मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं तो यहां से मैं कितना आगे बढ़ा हूं, ये सिर्फ 1 ही तो आगे बढ़ा हूं। ओके, और यहां से कितना आगे बढ़ा हूं, ये भी 1 आगे बढ़ा हूं। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि जो पहला स्टोन है उसका डिस्टेंस फुट से, टावर के फुट से x किलोमीटर है, तो दूसरा स्टोन जो है, दूसरा स्टोन वो पहले स्टोन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होगा। ओके, चले आगे बढ़े। अब समझने वाली बात यह है कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था, जो कि ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल का नीचे वाले पॉइंट से था। ठीक है, नीचे वाले ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी आपकी किसके, एडी के। तो 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स कट कर रही है, अगर मैं पहले ट्रांसवर्स लेता हूं बीसी, जैसे एडी एक लाइन है और बी, यहां से हम कुछ भी पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए एक्स है, तो एडी के पैरेलल है बी एक्स। ओके, और ट्रांसवर्स कौन सी काट रही है, बीसी। तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट की तरह याद रख लीजिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर बीसी से आपका एंगल 45 बन रहा है, तो 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्स काटती है, यहां पे मेरी ट्रांसवर्स है बीसी, तो वो क्या करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके अंदर क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां वाला अल्टरनेट एंगल है एक्स बी सी और दूसरा अल्टरनेट एंगल है बी सी ए। तो 45 वाला किसके बराबर होगा, 45 के, यानी दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी तरीके से जब मैं बीडी को ट्रांसवर्स लूंगा, ओके, बीडी को ट्रांसवर्स लूंगा तो 30 किसके बराबर हो जाएगा, 30, क्योंकि बीडी क्या एंगल बना रहा है 30 और बीसी क्या बना रहा है 45। तो ये बीसी नीचे वाले बेस के साथ भी 45 बनाएगा और बीडी जो कि ऊपर 30 बना रहा है तो नीचे भी क्या बनाएगा 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर आया होगा समझ में, और कंसेक्यूटिव का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एंगल इन ट्रायंगल। मेरी बातों को अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि BC जो है, BC जो एंगल ऊपर बनाएगा, तो BC ऊपर क्या बना रहा है 45, तो वही एंगल नीचे बनाएगा। तो BD ऊपर क्या एंगल बना रहा है, BD BX के साथ 30 डिग्री बना रहा है अंदर वाला,
तो नीचे भी वो क्या बनाएगा, 30 ही बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं पहले बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो tan थीटा, वही बात देखो, एक तरफ परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस एक साथ किसमें आता है, tan थीटा में। तो tan 45 इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपका BA और BA की वैल्यू है h, और बेस है आपका AC जिसकी वैल्यू है x, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। यानी मुझे इस तरह से अगर मैं लिखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो h की वैल्यू क्या हो गई x, यानी जो h है वो x के बराबर है। नाउ इन ट्रायंगल BAD, वापस वही बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, tan थीटा। यानी tan 30 इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर वही है BA जो x है और आपका बेस है AD, जिसको मैं दो भागों में बांट कर लिख सकता हूं। AD को मैं लिख सकता हूं AC प्लस CD। AD को मैं कैसे लिख सकता हूं, AD को मैं लिख सकता हूं AC प्लस CD। तो AD AC की वैल्यू मेरे पास क्या है x और CD की वैल्यू क्या है 1, यानी AB को मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 1, जो कि मैं वहां पुट करने जा रहा हूं x प्लस 1। अब tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, तो आप यहां पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1। जब आप क्रॉस आपने देखा h जो है वो x के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ h की जगह x रख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। और जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1.365 मीटर, और वही आपकी क्या है h की वैल्यू है, जो x तो हुआ था वो h के बराबर था, तो आपकी वैल्यू है 1.365, यानी आपकी हाइट कितनी है टावर की 1.365। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. आपको एक लेंथ दे रखी है, किसकी लेंथ दे रखी है, एक पोल की लेंथ दे रखी है। तो आपका पोल क्या है, AC आपका पूरा पोल है, जिसमें जो फॉल्ट है वो कहां पे है, B पॉइंट पे है। फॉल्ट कहां पे है, B पॉइंट पे है, जो टॉप से कितना नीचे है 1.3 मीटर नीचे है। ओके, तो बचा हुआ पोल की हाइट आपकी क्या होगी 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। ओके, 4 में से 1.3 जाएगा तो 2.7। ना आगे क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ियां, जिसको चढ़ने के लिए वो यूज करेगा पोल पे। दैट ही शुड यूज which inclined to an angle 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position। तो आपको जो लैडर है उसने ग्राउंड से कितना एंगल बना रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रखा है 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पूछा है, तो आपने उसने आपसे क्या पूछा है, लैडर की लेंथ, यानी आपसे क्या पूछा है डीबी आपसे पूछा है। आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। आपको इसको सॉर्ट आउट करना है और मुझे बताना है कि सीडी की लेंथ क्या होगी। ओके, अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए, आई होप आज का चैप्टर लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।